लेकिन फिलहाल अगर आप इस लिस्ट पर नजर डालेंगे तो दिल्ली के 5 सीटों का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें बांसुरी स्वराज को नई दिल्ली से मौका दिया गया है। गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट दिया गया है। आपको याद दिला दें 2019 का चुनाव ज्योतिरादित्य सिंधिया को 1,25,000 वोटों से केपी यादव ने हराया था। उनका टिकट काटकर ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट दिया गया है, यानी कि लगातार इनाम जो है वो सिंधिया को मिलते हुए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नजर आ रहे हैं। अलवर से केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को टिकट दिया गया है। कोटा से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला चुनाव लड़ेंगे। झालावाड़ से अगर आप बात करेंगे, ये चूंकि गढ़ है वसुंधरा राजे का, तो यहां से उनके बेटे को दुष्यंत सिंह को चुनावी मैदान में रखा गया है। नई दिल्ली ने तो चौंकाया है, यहां से मीनाक्षी लेखी का टिकट काटा गया, हजारीबाग से जयंत सिन्हा का टिकट काटा गया। हालांकि एक और बड़ी बात इस लिस्ट की आप कह सकते हैं, मल्लापुरम से बीजेपी ने मुस्लिम को टिकट दिया है। तो सबको समाहित करके एक बैलेंस बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने ये जो टिकटों का ऐलान है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया है। अब वो नैरेटिव जो विपक्ष चलाने की कोशिश करता है देवेंद्र, खासकर ओबीसी को लेकर, एक कड़ा जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी टीम ने पूरे के पूरे विपक्ष को दे दिया है कि हम ओबीसी का कितना ध्यान रखते हैं, हम महिलाओं का कितना ध्यान रखते हैं और हम अनुसूचित जाति और जनजाति वाले लोगों का कितना ख्याल रखते हैं। बिल्कुल प्राची, और आपको सवाल के जवाब पे आए उसके पहले एक बंगाल की जब मैं सूची देख रहा हूँ तो उसमें एक दिलचस्पी नज़र आ रही है कि पिछली बार जो 18 सिटिंग सांसद हैं अभी बीजेपी के बंगाल में, तो उनमें से 9 के नाम का आज अनाउंसमेंट किया गया है और उन 9 को 9 सेम सीट से ही उन्हें दिया गया है। उनमें से उन 9 के टिकट नहीं काटे गए हैं। निश्चित प्रमाणी की बात कर रहे हैं, सुकांता मजमूदार, खगेन मुर्मू, जगन्नाथ सरकार, शांतनु ठाकुर, लॉकेट चैटर्जी, ज्योतिर्मय सिंह महतो, सुभाष सरकार और सौमित्र खान जो कि बंगाल के युवा मोर्चा के पहले प्रेसिडेंट थे, और इन सारे नामों को रखा गया है। दूसरी बात, नैरेटिव की बात कर लें आप, तो निश्चित तौर पर ओबीसी का नैरेटिव राहुल गांधी जो गढ़ने की कोशिश करते हैं उस पर किसी भी राजनीतिक विश्लेषक को प्राची हैरानी होगी कि इस नैरेटिव में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौर की बीजेपी इतना आगे है कि उस नैरेटिव पे उनको जाना भी नहीं चाहिए। और इसमें आपको हर लेवल पे दिखेगा कि सबसे ज़्यादा ओबीसी सांसद बीजेपी के पास, सबसे ज़्यादा ओबीसी विधायक बीजेपी के पास, सबसे ज़्यादा ओबीसी एमएलसी बीजेपी के पास, सबसे ज़्यादा ओबीसी मंत्री केंद्र में बीजेपी के पास, सबसे ज़्यादा ओबीसी राज्यों में मंत्री बीजेपी के पास, देश के प्रधानमंत्री जो बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं वो खुद ओबीसी कम्युनिटी के। तो जिस पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा हो उसको इस प्रकार के नैरेटिव में ले जाना, ऐसा लगता है कि शायद राहुल गांधी ये कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी अपने टर्फ पे ही मैच खेले 2024 का, और बीजेपी को जो सूट करता है वो करा जाए, अन्यथा इस नैरेटिव में जाते नहीं। बाकी जो दूसरा रिप्रेजेंटेशन है ये सिर्फ पॉलिटिकल नैरेटिव के लिए नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आप किसी भी फैसले में देखेंगे तो उसमें जो शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, महिला हैं, यूथ हैं, उनको कितना प्रतिनिधित्व दिया जाता है वो हर लेवल पर इसके बहुत बारीक नज़र रखते हैं। और आप देखिएगा कि अगर 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी की फिर से सरकार बनती है जिसकी पूरी संभावना जताई जाती है, तो वहाँ भी आपको जो मंत्रिमंडल का गठन होगा उसमें इसकी ज़बरदस्त छाप देखने को मिलेगी, ये रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार के फैसले पीएम मोदी की खासियत है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं कि एक राज्य में उन्होंने वहाँ के मुख्यमंत्री को ये कहा चुनाव समिति की बैठक में कि इस सीट पर मुझे कोई महिला कैंडिडेट का नाम सुझाइए, उनको टिकट दिया जाना चाहिए, वहाँ पर एक महिला को चुनाव लड़ा जा सकता है। और वो मुख्यमंत्री हैरान हो गए क्योंकि उनके पास उनके पैनल में वैसा कोई नाम नहीं था। तो इस तरह से बारीकियों के साथ जो अलग अलग रिप्रेजेंटेशन पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर रखते हैं उसी की झलक इसमें दिख रही है कि इस लिस्ट में भी कि आपको एक ओवरऑल बुके देखने को मिलेगा। एक और बात जो इस लिस्ट से साफ हो जाती है देवेंद्र, वो ये कि कोई भी नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जाए, कितनी भी प्रेशर पॉलिटिक्स की जाए, कितना भी बीजेपी पर अटैक किया जाए, लेकिन बीजेपी जिस कैंडिडेट को टिकट देना चाहती है वो टिकट देकर ही रहेगी। एग्जाम्पल के तौर पर आप खीरी से अजय मिश्र टेनी को ले लीजिए, अभी भी किसान आंदोलन के जरिए उनका नाम भी उछाला गया, काफी चर्चाएं हुई, काफी किरकिरी का सामना भी भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ा, लेकिन फिर से अजय मिश्र टेनी को ही खीरी से रिपीट किया गया है। उसमें एक स्वाभाविक सी बात प्राची ये हो जाती है कि अगर किसी के बेटे ने कोई अपराध किया और उस अपराध की सजा उनको मिल रही है कानून की प्रक्रिया के तहत, जो कुछ भी, तो अंतिम निर्णय बाद में आएगा, लेकिन अभी कानून की प्रक्रिया के तहत जो एक तरह से सजा होनी चाहिए कि आपको पकड़ा जाए, पुलिस पूछताछ करे, आपको अंदर डाला जाए, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन उसके चलते किसी के पिता को सजा दे देना ये निश्चित तौर पर अतार्किक सी बात होती है। और उस तरह के दबाव में, उस तरह के नैरेटिव में ये बीजेपी नहीं आती।